दोस्तों, तो जैसे आप देख रहे हैं आपके सामने मैंने लिखा हुआ है कि इंग्लिश जंक्शन पर आज हम ख़त्म करने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को, जो कि बहुत सारे बच्चों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो आपको ये चीज़ समझनी है, सोचनी है और फिर विचार करना है कि जो भी बच्चे हैं, चाहे वो एकेडमिक के हों, कॉम्पिटिटिव पैटर्न्स के हों, एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हों, जो कि अभी बहुत ज़्यादा उसमें वैकेंसीज निकली हैं, घपलेबाजी तो हो ही रही है, लेकिन आपको अपनी तैयारी करना नहीं छोड़ना है। याद रखिए कि अगर 3 ऋतुओं तक पानी न गिरे तो किसान खेती करना नहीं छोड़ता है। वैसे ही आप और हम हैं कि हमें अपनी मेहनत, अपने भाग्य की मेहनत करते रहना है और दिमाग में रखना है कि जब पानी गिरेगा, जब मतलब रिजल्ट आपका फलीभूत होने का समय आएगा, तो आप ही चमकेंगे एकदम हीरे की तरह, नायाब हीरे की तरह। तो आप सभी का स्वागत है हिमांशु जड़िया की इस क्लास में, जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश जंक्शन। चलिए, तो सभी लोग बड़े ध्यान से इस टॉपिक को समझेंगे। आज ये टॉपिक मैं कंप्लीट करके आपको एक नया टॉपिक इसमें ऐड कर दूंगा, ओके, इंग्लिश जंक्शन में। चलिए, तो ध्यान से समझेंगे बेटा, ओके। तो देखिए, नरेशन होता क्या है? सबसे पहली चीज तो नरेशन की अगर हम बात करें तो नरेशन होता क्या है? तो नरेशन होता है बेटा कथन, ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन। स्पीच या नरेशन को, नरेशन वर्ड बना है नरेट से। नरेट का मतलब होता है बात को कहना, अपनी बात को बताना, ठीक है। तो दिमाग में रखने की बात यह है कि जैसे मान लीजिए सोनू है ये, ठीक है, ये दूसरा वाला जो है ये मोनू है, ओके। सोनू ने मोनू से कोई बात कही, सोनू ने, ये सोनू है तो सोनू ने मोनू से कोई बात कही, ओके। तो ये नरेशन आमने सामने हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? हम इसको बोलेंगे डायरेक्ट नरेशन, ठीक है। अब मोनू चला तो रूपा को बताया, किसको बताया? रूपा को बता दिया उसने। किसकी बात थी? नरेशन किसका था, कथन किसका था? सोनू का। किसने बताया? मोनू ने। मोनू ने किसको बताया? रूपा को, अपने शब्दों में। तो ये कौन सा नरेशन हुआ? ये हुआ बेटा इनडायरेक्ट नरेशन, ओके। जल्दबाजी में नहीं रहना है, आराम से समझना है सब चीजें, क्योंकि बेसिक जो मैं पढ़ाऊंगा आज आप लोगों को बता दूं, तो बेसिक जो भी पढ़ा रहा हूं उस बेसिक को माइंड में रख लेना। मैं गारंटी देता हूं कि आपको नरेशन का एक एक चीज बनने वाली है, ओके। तो ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन हम इसको इस पैटर्न में बोलते हैं, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कथन। अब ये सामने था तो प्रत्यक्ष था, ये सामने नहीं है लेकिन इसकी बात बताई जा रही है तीसरे व्यक्ति को, तो ये अप्रत्यक्ष हो गया। अब हमने कहा कि डायरेक्ट नरेशन होता क्या है, लिखते कैसे हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष कथन कैसे लिखते हैं। तो देखिए, हमने लिखा है ही सेड टू मी राम इज बिजी। तो आपको सबसे पहली चीज दिमाग में रखनी है कि जो ही है बेटा वो क्या है? स्पीकर है, ठीक है। इसके बाद जो सेड टू है ये रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है बेटा? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो मी है ये क्या है बेटा? लिसनर है। तो इन दोनों के बीच में बात चल रही है, ठीक है। तो ये इस पूरे पैटर्न को, जो स्पीकर से लेकर लिसनर तक ये लिखा हुआ है, इस पोर्शन को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। आगे आए तो हमारे पास इन्वर्टेड कॉमा होता है, जो कि 6699 के पैटर्न में लगाया जाता है, ठीक है। तो हमने कहा राम इज बिजी, तो ये स्टेटमेंट बोला गया, किसने बोला बेटा? स्पीकर कौन है हमारा? ही। तो ही ने बोला राम इज बिजी, ओके। तो ये क्या हुआ? ये हुआ बेटा रिपोर्टेड स्पीच, जो रिपोर्ट किया गया, जो बोला गया, जो बताया गया, ठीक है। तो ये होता है, ये सेक्शन आपको ऐसे दिमाग में रखना है। ये जो स्पीकर और लिसनर वाला मैं बता रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको SON वाले जो पैटर्न की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लिटरली बिना उसके सोचे समझे इसको बदल पाओगे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो अप्रत्यक्ष कथन कैसे बनता है बेटा? तो हमने कहा ही, देखिए सेट टू का हो गया टोल्ड, फिर क्या हो गया? मी। फिर हमने क्या लगाया कंजंक्शन में? कंजंक्शन में लगाया दैट। तो ये दोनों सेंटेंस एक हो गए, ये दोनों सेंटेंस एक हो गए। फिर क्या लिखा? राम वॉज बिजी। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दे रहे हो तो मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चन मार्क लगाए हैं,
है ना, साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाए हैं कि ये सेट टू का टोल्ड कैसे हो गया, ये सीखना है। इसका मतलब वर्ब कैसे चेंज होती है, ठीक है। दूसरी चीज की जब दैट लगा तो ये कंजंक्शन कैसे लगते हैं, और अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग कंजंक्शन लगते हैं क्या, तो हाँ ऐसा ही होता है, तो भी ये सीखेंगे। तीसरी चीज हमने देखा कि यहाँ पर वॉज हो गया, यहाँ पर इज था, तो ये टेंस कैसे चेंज होते हैं। तो इन तीन चीजों को, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको हमें अब सीखना है, ठीक है। तो मेरे साथ साथ चलेंगे, समझेंगे। चलिए, तो देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक टेंस चार्ट। तो हम सबसे पहले सीखेंगे कि हम टेंस को कैसे बदलते हैं, है ना, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में आते हुए। ओके, तो ये चीज आप लोगों को दिमाग में रखनी है। सबसे पहले हम टेंस की चर्चा कर लेते हैं। ओके, तो ये ओके, तो आपको देखिए सबसे पहले टेंस चेंज करना सीखना है कि टेंस को हम कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहला नियम दिमाग में रख लो भैया, प्रेजेंट चेंज इनटू पास्ट। प्रेजेंट दिखा और पड़ोसी वाले डब्बे में जाकर के चेंज कर दिया, राइट। कैसे चेंज करेंगे उस चीज को समझो। मेरे पास कोई ऐसा सेंटेंस आया, इनवर्टेड कॉमा के अंदर वाले की बात हो रही है जहां पर इसका वॉज हुआ था, ठीक है। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो बेटा हम उसको किस में चेंज कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो किसमें चेंज कर देंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट में है तो किसमें चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो किसमें चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। समझने की बात यह है कि चेंज कैसे होता है, प्रेजेंट चेंज टू पास्ट, ये पहला नियम जो कि 4 नियमों को बताता है, ठीक है। इसके बाद दिमाग में रखना है, विल सेल का वुड कर देना है, कैन का कुड कर देना है, मे का माइट कर देना है। ओके, ये चेंजिंग कब होती है ये भी मैं बताऊंगा आपको। अगर बेटा हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट में कोई सेंटेंस आ जाता है जो कि प्रेजेंट टू पास्ट इवेंट होता है, अगर आपने टेंस ढंग से नहीं पढ़े हैं तो मेरे वीडियो देखिए जाकर के, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐसा सेंटेंस आता है जो प्रेजेंट टू पास्ट कहा गया हो, ओके, कि पास्ट में कंप्लीट हुई कोई बात को बता रहा हो, तो आपको याद रखना है कि पास्ट में सेटिंग ऐसा होता है चेंज करने की, ये पहला डिब्बा है, ये दूसरा डिब्बा, ये तीसरा डिब्बा, ये चौथा डिब्बा, तो ये 4 डिब्बे हैं। तो हमें इधर पर याद रखना है 1 का 3, 2 का 4। क्या याद रखना है, 1 का 3, 2 का 4, 3 का 3, 4 का 4, इतना याद रख लोगे। ये निमोनिक है, ट्रिक है। ओके, तो हमने कहा कि पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, पास्ट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आपको ये दिमाग में रखना है। तो इसका मतलब होता है 1 का 3, 2 का 4, 3 का 3, 4 का 4। ये चीज आपको माइंड में रख लेनी है। इसका मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, विल सेल का क्या कर देना बेटा, वुड कर देना है। ओके, तो सबसे पहली चीज ये बात समझ में आ गई। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस चार्ट को बड़े ध्यान से समझना। ये टेंस जो है ना, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस आ रहा है जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोल रहे हैं, तो वो है, वो सीखना है। ओके, कि उसमें टेंस चेंज कैसे होते हैं। इसके बाद अगला देखिए, अगले में आते हैं। तो अगले में अगर आप देख पा रहे होंगे तो हमारे पास ये है एक पैटर्न, ठीक है। अब इस पैटर्न की अगर हम बात कर ले तो ये है क्या। तो देखो बेटा, आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि कंजंक्शन कैसे चेंज होना है। कंजंक्शन के पहले हमने चेंज किया था, सेट टू का टोल्ड कर दिया था, ठीक है। कंजंक्शन मतलब दैट बीच में लगा था दो सेंटेंस का जोड़ने के लिए। तो वो कैसे, कहाँ पर कौन कौन से कंजंक्शन यूज होंगे, कौन कौन सी वर्ब्स कैसे चेंज होंगी, ये चीज समझ लीजिए। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में बेटा याद रखना है, सेट टू का से टू का टेल करना है, ठीक है। सेज टू का टेल्स करना है, विल से टू का विल टेल करना है, ओके। सेट टू का टोल्ड करना है। जिसमें टू हो उसी को बदलना है, जिसमें टू नहीं होगा उस वर्ब को नहीं बदलना है, एज इट इज रखना है। ये बात दिमाग में रखिए। और असर्टिव सेंटेंस का कंजंक्शन क्या रहेगा बेटा, दैट रहेगा। क्या रहेगा, दैट। इसके बाद अगर हम बात कर लें तो हमारे पास देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस आ गया। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे हम, ऑप्टेटिव सेंटेंस में सेड या सेड टू की जगह विज्ड, ब्लेस्ड, प्रेड या क्रस्ड रख देंगे, कर्स्ड रख देंगे, या कांग्रेचुलेटेड रख देंगे, या थैंक्ड रख देंगे। समझे। अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको विश कर रहा है तो आप सेड टू की जगह विज्ड कर दो। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई ब्लेस कर रहा है तो आप ब्लेस्ड लिख दो।
ठीक है, मुख्य चीज ये है कि जो वो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर लिखा हुआ सेंटेंस है वो क्या कर रहा है, वो किस भाव से लिखा जा रहा है, उस भाव को ही लिखा जाता है बेटा, है ना। तो प्रेड कर दो आप, कोई आपको बददुआ दे रहा है तो कर्स्ड कर दो, कोई आपको बधाई दे रहा है कॉन्ग्रेचुलेटेड कर दो, कोई आपको धन्यवाद दे रहा है थैंक्ड कर दो। तो ये इतनी तो बन जाएगा आपसे सेड टू की जगह लिखते हुए, है ना। अब हम बात करें कि इसमें कंजंक्शन कौन सा लगता है, तो बेटा इस ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। चलिए, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जिसमें साइन ऑफ एक्सक्लामेशन आता है, आप लोगों को याद होगा, है ना, मैंने आप लोगों को बेसिक बताया था। तो आपको याद रखना है कि जो एक्सक्लेम्ड होता है सेड टू की जगह लगा देते हैं, ठीक है, एक्सक्लेम्ड लगाते हैं। कंजंक्शन क्या लगाते हैं बेटा, दैट लगा देते हैं। क्या कौन सा कंजंक्शन लगाते हैं, दैट लगा देते हैं दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए, है ना, राइट। तो इंपरेटिव जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है, पॉज करना थोड़ा, पॉज बस। तो इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है वो आज्ञा सूचक वाक्य होता है, आप लोगों को पता होगा। आपको दिमाग में रखना है कि जो इंपरेटिव सेंटेंस है वो आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा का अर्थ होता है किसी दूसरे से अपना काम करवाना। तो वो तीन प्रकार से हम करवाते हैं, एक होता है ऑर्डर, एक होता है रिक्वेस्ट, एक होता है सजेशन। ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड सजेशन, ORS। इंपरेटिव सेंटेंस की कभी भी चर्चा है तो ORS दिमाग में रख लेना, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। जो आपको जब दस्त लगते हैं तो आप एक ग्लास में पाउडर डाल के पी लेते हैं, वही होता है ORS, ठीक है। तो आप सेड की जगह पे, सेड या सेड टू की जगह पे अगर आपको सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर है आपको लग रहा है कि वो ऑर्डर है, तो आप सेड टू की जगह पे ऑर्डर्ड लिख दो। रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड लिख दो, एडवाइज्ड है तो एडवाइज्ड लिख दो, एडवाइस है तो एडवाइस लिख दो। अगर आपको लग रहा है कि वो किसी चीज पे निषेध पैटर्न वाला चल रहा है तो फॉरवर्ड लिख दो, सख्ती से मना करना होता है इसका मतलब, है ना। कोई अगर आपको कमांड दे रहा है तो आप कमांडेड लिख दो। अगर आपको लग रहा है कोई प्रपोज प्रपोज मतलब अपनी बात को जाहिर करना होता है तो प्रपोज्ड लिख दीजिए आप। आपको याद रखना है कि इसका जो कंजंक्शन होता है वो बेटा टू होता है। क्या होता है, टू, ओके। तो टू होता है, टू इसलिए होता है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कनेक्ट करने का काम टू से अच्छा कोई नहीं करता, ओके। तो टू होता है। दैट कंजंक्शन लगाओगे तो आपको क्लॉज चाहिए होगा। क्लॉज क्या होता है, सब्जेक्ट भी होती है फिर वर्ब भी होती है उसमें, ओके। तो आपके पास वर्ब से स्टार्ट होते हैं ये वाले मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, जैसे हमने कह दिया गो देयर तो टू गो देयर, लाइक दिस। तो टू कंजंक्शन होता है। अगर लेकिन नेगेटिव होगा तो नॉट टू कर देना, नेगेटिव होगा तो टू का नॉट टू, जैसे डोंट गो देयर तो नॉट टू गो देयर, ये हो जाएगा, ओके। और याद रखना है इसका टेंस चेंज नहीं होता बच्चे, इसमें टेंस चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि टू से जुड़ा है, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ओके। तो टेंस नहीं बदलना है इसमें, ये चीज याद रखनी है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात कर लें बच्चे, तो इसमें पूछा जाता है प्रश्न को, कोई भी प्रश्न को पूछा जाएगा तो सेड या सेड टू की जगह आस्क्ड रखा करो। कंजंक्शन बेटा या तो इफ लगा दिया करो या वेदर लगा दिया करो, ओके। बोथ आर सिमिलर है यार, इधर पर कोई विशेष मीनिंग नहीं निकलता है इनका, ओके। तो इफ या वेदर आप इनको जोड़ने में यूज करेंगे। अब आपको समझ में आ गया हो कि हमें कंजंक्शन कौन से लगाते हैं कौन से सेंटेंसेस में, ओके। और हमें किस टाइप की सेड या सेड टू की जगह पर रखना क्या है, ओके। अकॉर्डिंग टू टेंस चलता है, लेकिन याद रखिएगा जैसे से है से टू तो टेल हो गया, है ना, वैसे इसमें भी सब में चलेगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस टेंस, ये बात याद रखनी है। चलिए तो अगली स्लाइड में चलते हैं। अगली स्लाइड में हमारे पास क्या है, देखो बेटा अगली स्लाइड में हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें बताएं। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, लेकिन हमें समझना है कि इसको तो बोले सर आपने उसमें पढ़ाया था वॉइस में, तो बेटा समझो आप वर्ब तो इसमें भी आ रही है ना, उस चीज को समझना। मैं आपको आज ऐसी चीज समझा रहा हूं जो बहुत कम लोग चीजें मतलब बताते हैं या डिस्क्लोज करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि आपको इस जानकारी होनी चाहिए। कभी जब भी आपने देखा होगा कि राम सेड, है ना, राम इज इल, तो राम सेड दैट राम वाज इल। लेकिन अगर मैं यहीं पर ये लिख दूं कि ही सेड टू मी राम इज इल, ओके, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दूं, तो हमें इधर क्या लिखना पड़ेगा, ही सेड टू की जगह टोल्ड, फिर क्या लिखना पड़ेगा, मी, फिर कंजंक्शन क्या लगेगा, दैट, फिर क्या लगाएंगे, राम, इसकी जगह क्या हो जाएगा, वॉज, और फिर इज। ये सबसे बड़ा एक पैटर्न है कि सेड टू का टोल्ड क्यों होता है, सेड टू का टोल्ड क्यों होता है, ये चीज समझना बच्चे।
तो हमेशा याद रखना वर्ब जो होता है इसकी दो कैटेगरीज होती हैं, एक ट्रांजिटिव होती है, एक इंट्रांजिटिव होती है, एक सकर्मक होती है, एक अकर्मक होती है। सकर्मक का मतलब सहकर्म कर्म के साथ जो क्रिया हो, ठीक है ना। मैंने आपको पिछले उसमें बताया था सकर्मक अकर्मक के बारे में वॉइस में, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि ये पति पत्नी की तरह होते हैं, ठीक है, समझे। तो सकर्मक का मतलब कि वर्ब जो है अपने ऑब्जेक्ट के साथ है ना, और यहाँ पे वर्ब जो है उसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया हो जाती है, ये याद रखना। और सकर्मक के भी दो रूप होते हैं, क्या होते हैं, एक होती है बेटा मोनोट्रांसिटिव, एक होती है डाइट्रांसिटिव। आपने पढ़ा होगा मोनोडाइऑक्साइड, मोनोडाइऑक्साइड का मतलब होता है उसमें एक अणु होता है ना। एक बड़ा हमने कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन के कितने अणु होते हैं, उसमें दो अणु होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, या ऑक्सीजन के दो अणु होते हैं, मुझे साइंस उतना ज्यादा आता नहीं है। तो डाई का मतलब दो होता है, मोनो का मतलब एक होता है, ये याद रखो, ओके। तो आपको याद रखना है कि मोनोट्रांसिटिव वर्ब होती है जो एक ऑब्जेक्ट लेकर के अपने साथ में चलती है, डाई ट्रांसिटिव वर्ब जो होती हैं जो हमारे दो ऑब्जेक्ट लेकर के साथ में चलती हैं। जैसे हम कहें कि शी गेव मी, अब अपने मन से आपके क्वेश्चन आ जाएगा दिमाग में कि शी गेव मी अधूरा सा लग रहा है सेंटेंस, है ना, क्या दिया उसने, आ पेन, बात समझे। तो ये हमारी वर्ब हो गई, वर्ब के साथ में एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो ये होती है हमारी डाई ट्रांसिटिव वर्ब गेव। तो अब बोले सर इसमें क्या काम है, लेकिन तो इसमें ये काम है भैया कि जो सेड होती है ये होती है हमारी मोनोट्रांसिटिव वर्ब जो केवल एक ही ऑब्जेक्ट को लेकर के चल सकती है, ठीक है। अब जब ये कनेक्ट हो जाता है सेंटेंस दैट राम वॉज इल, तो ये एक क्लॉज कनेक्ट हो गया इस वाले इसमें, तो ये पूरा एक सेंटेंस हो जाता है, ठीक है। दिमाग में रखने की बात यह है कि सेट टू का टोल्ड इसलिए हुआ यहाँ पे कि हमारे पास देखिए एक ऑब्जेक्ट तो ये है ऑब्जेक्ट वन, बोले दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ पर, तो भैया याद रखना जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना या सब्जेक्ट होते हैं वो नाउन इक्विवेलेंट भी होते हैं। नाउन इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, नाउन इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि कोई क्लॉज कोई फ्रेज भी सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स। तो याद रखो ही टोल्ड whom किससे बताया, मी पहला ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ही टोल्ड व्हाट क्या बताया, दैट राम वॉज इल, ये भी एक ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, समझे। ये किस में है, क्लॉज पैटर्न में है, ओके। किसका रिप्लाई है, व्हाट का रिप्लाई है, तो ये नाउन क्लॉज होगा, क्या होगा, नाउन क्लॉज, बात समझे आप। ये भी एक ऑब्जेक्ट का रोल अदा कर रहा है यहाँ पे। तो ये दो ऑब्जेक्ट हमारे पास हो गए, तो हमें दो ऑब्जेक्ट के लिए चाहिए कौन सी वर्ब, डाई ट्रांसिटिव, तो हमने इसीलिए सेट टू का टोल्ड कर दिया, नहीं तो देखिए सेड का सेड ही रहता है, मैंने जैसे बताया ना टू लग जाता है सेड के साथ में फिर चेंज होता है वो, और टू कब लगता है, जब उसमें ऑब्जेक्ट आता है उसके साथ में, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो टू भी नहीं आएगा, ये दिमाग में रख लेना है। इस ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कमेंट करके बताओ जल्दी। चलो आगे देखो, अब हमें समझना है बेटा प्रोनाउंस को कैसे बदले हम प्रोनाउंस को, हाउ टू चेंज द प्रोनाउन। प्रोनाउंस को हम ऐसे बदलेंगे कि सबसे पहले तो हम ये सीख लें कि इसमें फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन कौन है और थर्ड पर्सन कौन है, और होता क्या है। फर्स्ट पर्सन होता है बेटा जो फर्स्ट पर्सन, उसको हम बोलते हैं स्पीकर, क्या बोलते हैं, स्पीकर, बजने वाला स्पीकर नहीं, जो स्पीकर बोलने वाला व्यक्ति होता है वो स्पीकर कहलाता है, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि जो आई होता है वो स्पीकर है, वी होता है वो स्पीकर है, ठीक है। अब इसमें मैं एक बात बता देता हूँ, ठीक है। जैसे फर्स्ट पर्सन है ना, तो हमने कहा कि यार मैं जैसे सोनी हूँ, है ना, सुनार हूँ, तो मेरे रिश्तेदार भी कौन होंगे, सुनार होंगे, ठीक है। तो आपको दिमाग में रखना है कि आई और वी जो है वो अगर स्पीकर हैं तो माई और मी उनके जो रिलेटिव हैं अवर और अस वो भी स्पीकर होंगे, ये दिमाग में रखिए, ठीक है। मतलब फर्स्ट पर्सन की श्रेणी में आएंगे। सेकंड पर्सन की अगर हम बात कर लें तो सेम कंडीशन इस यू के साथ में होती है, तो यू सेकंड पर्सन होता है, लेकिन यू होता है कौन है, लिसनर, सुनने वाला होता है सामने वाला, तो यू होता है ना। तो लिसनर अगर यू है तो
योर भी सेकंड पर्सन होगा और यू ऑब्जेक्टिव केस भी सेकंड पर्सन होगा। ये बात आपको माइंड में रख लेनी है। थर्ड पर्सन की अगर हम बात करें तो बेटा ये टॉक अबाउट होते हैं जिनके बारे में बात की जाती है। ओके, तो जिनके बारे में बात की जाती है तो याद रखना है कि ये थर्ड पर्सन होते हैं, इनको चेंज नहीं किया जाता। ओके, नेवर चेंज, इनको चेंज नहीं करना है हमको, केवल सेकंड और फर्स्ट पर्सन में पूरा खेला जुड़ा हुआ है। ओके, तो थर्ड पर्सन कौन होते हैं बेटा? ही होता है, शी होता है, इट होता है, नेम होता है और दे होता है। और इनके जो रिलेटिव्स होते हैं, ही का हिज और हिम, सी का हर हर, इट का इट्स और इट, राम का राम्स एंड राम, है ना, दे का देयर एंड देम। दिमाग में रखना है कि राम में अपोस्ट्रोफी लगाया, एस लगा दिया, इट्स में नहीं लगाना है, नहीं तो वो इट इज हो जाएगा। ये याद रखिएगा, इसको इट्स को ऐसे लिखते हैं, पॉजिटिव केस होता है। ओके, अभी आगे पता चल जाएगा सब। अगर ये समझ में आ गया हो तो कमेंट में लिखो राधे राधे। ठीक है, चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। आगे देखिए, अभी आ गई आपकी टेबल, है ना, जो मैं भी आपको पूरा प्रवचन दे रहा था उसी का। तो अब देखिए इसमें बेटा ये केस होते हैं। केस का मतलब वो वाला केस नहीं है जो अदालत में होता है, ये दूसरा टाइप का केस है, इसको बोलते हैं बेटा कारक। कारक को शॉर्टकट में याद करने के लिए अब भी अप्लाई करें नेशनल पोस्ट ऑफिस। क्या अप्लाई करें? नेशनल पोस्ट ऑफिस। ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, अप्लाई नहीं करना है नेशनल पोस्ट ऑफिस में। नेशनल पोस्ट ऑफिस का मतलब है नॉमिनेटिव, पॉजेसिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। ओके, याद रखना है, नॉमिनेटिव, पॉजेसिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव को हम सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा कर्ता कारक। पॉजेसिव केस को बोलते हैं संबंध कारक और ऑब्जेक्टिव केस को बोलते हैं कर्म कारक। ये आपको याद रखना है। अब हम सबसे पहले फर्स्ट पर्सन की चर्चा कर लेते हैं, जो कि है क्या है? आई और वी। तो आई का पॉजिटिव केस माई और वी का पॉजिटिव केस आर, है ना, ऑब्जेक्टिव केस मी एंड अस, ये हो जाते हैं। याद होना चाहिए, उल्टा सीधा एक समान, समझे ना? कैसे? मैंने कहा अस का नॉमिनेटिव क्या है तो तुम्हें पता होना चाहिए वी, राइट। मैंने कहा आर का नॉमिनेटिव क्या है तो हमने कहा वी। इस टाइप से याद होना चाहिए। सेकंड पर्सन की अगर हम बात करें तो ये लिसनर होता है, ये कान लगा के सुनता है भैया। तो यू जो होता है इसका नॉमिनेटिव होता है, योर जो होता है पॉजिटिव होता है, यू जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, बोले कैसे पहचानेंगे यू और यू? तो दिमाग में रखना, वर्ब के बाद जो आए वो वाला यू ये है, वर्ब के पहले जो आए वो ये वाला, वो वाला यू ये है, ऐसे याद रखना है। थर्ड पर्सन चूंकि नो चेंज होते हैं, टॉक अबाउट होते हैं, तो ही शी इट नेम, ही हिज हिम, शी हर हर, इट इट्स इट, राम राम्स राम, दे देयर देम। ये अगर समझ में आ गई हो बच्चों तो बताओ, कमेंट में लिखो राधे राधे। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों साथ में जुड़ा रहना है, ठीक है। और पन्ना से जो भी बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। मैं अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दूंगा, आपकी कॉम्पिटिटिव रिलेटेड भी दूंगा और आपका स्कूल से रिलेटेड भी दूंगा। सभी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी एक ही मंच पर। ओके, वन डाइस फॉर ऑल। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, अब ये शब्द होते हैं जो कि हमें बदलने होते हैं। ये टाइम एक्सप्रेशन वर्ड्स होते हैं ना। तो टाइम एक्सप्रेशन वर्ड्स जो होते हैं उनको कैसे बदलते हैं? तो बेटा देखो, दिस को दैट, नाउ को देन, ये THEN देन है ना, हैंस को देंस, टुडे को दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, next week the following week, yesterday the previous day the day before, last night the previous night the night before, last month the previous month the month before, last day the previous day the day before। ठीक है, these का those, दस का सो, दस मतलब इस प्रकार होता है ना। हेयर मी, हेयर का देयर, कई मतलब एक स्पेशल कंडीशंस होती हैं। ओके, एगो का बिफोर, टुनाइट का दैट नाइट, टुडे का दैट डे। ये ऐसे चेंज होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय। अगर ये टाइम एक्सप्रेशन वर्ड्स आपको दिखाई देते हैं तो आपको याद रखना है कि इनको ऐसे बदलना है। ठीक है, क्लियर है? देखो बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगती है, ठीक है, मेहनत
हम लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा करेंगे, बहुत कुछ लाएंगे, बहुत कुछ आपको समझाएंगे। आप खुद भी थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि वीडियोस जो आती हैं उनको अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, जो ज़रूरतमंद हैं उन तक पहुंचाएं, ठीक है। और आप लोग तो बिल्कुल दम लगा के देखें और नोट्स बनाएं। इसके बाद देखिए बेटा, टाइम एक्सप्रेशन तो हो गया। अब देखिए रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 की अगर हम बात करें तो ये कैसे क्या होगा, कैसे चेंज होगा, क्या होगा, है ना। तो ये चीज आपको माइंड में रखनी है। तो रूल नंबर 1 में देखिए, जिस अंग्रेजी वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का हिस्सा होता है, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब कॉमा इनटू इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है आपका। प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, मतलब कि जो हमने सेड वाला पोर्शन है वो या तो प्रेजेंट में हो, या तो से लिखा हो, या सेज लिखा हो, या तो फ्यूचर में हो, या तो विल से लिखा हो, ओके, या विल से टू लिखा हो। तो आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया, से टू या सेज टू को, से टू है तो टेल कर देना, सेज टू है तो टेल्स कर देना, ये परिवर्तन कर देना। टू अगर ना हो तो से को से और सेज को सेज रहने देना। इन्वर्टेड कॉमास को हटा के बेटा क्या लगाना है, दैट लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि हमारे पास जो सेंटेंस है वो असर्टिव है। क्या है, असर्टिव। टेंस को ना बदलकर बदलने वाले शब्दों को बदलते हैं, ये बात दिमाग में रखना है आपको। टेंस को नहीं बदलना है इसमें, ओके। क्यों नहीं बदलना है ये आगे की और वीडियोस में बताता जाऊंगा, फिर भी बता दूंगा। देखिए, जैसे मैंने कहा, सी सेज आई एम ब्यूटीफुल, ओके। सी सेज आई एम ब्यूटीफुल, दिमाग में रखना है। हमने कहा सी सेज दैट, अब इधर हो गया शी इज ब्यूटीफुल, ये क्यों हुआ। तो हमने जैसा कि अभी बेसिक पढ़ा था, बेसिक में हमने क्या पढ़ा, बेसिक में हमने पढ़ा कि ये क्या होता है, ये स्पीकर है। इसके बाद अगर कोई कुछ आता तो लिसनर होता। एक बात समझ में आई। आई इधर पर क्या है, आई फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, स्पीकर होता है, ठीक है। तो यहाँ इस वाले पोर्शन से इस वाले पोर्शन में रखी जाती हैं चीजें। तो यहाँ पर शी है तो शी को हम आई की जगह पर रख देंगे, ओके। नॉमिनेटिव केस में है, नॉमिनेटिव केस की जगह पर रखना है तो शी को एज इट इज रख देंगे, है ना। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमें क्या लगाना था, दैट, तो इधर पर क्या लगा दिया आई की जगह शी इज। अब सी के संग में क्या लगेगा, इस लगेगा, टेंस तो चेंज करना नहीं, प्रेजेंट में है ना। रिपोर्टिंग वर्ब इज ब्यूटीफुल, तो सेंटेंस क्या बन गया, सी सेज दैट सी इज ब्यूटीफुल। बात समझ में आ रही है, आ रही है तो बढ़िया है। देखिए दूसरा, ही विल से टू मी आई एम नॉट योर फ्रेंड नाउ, फ्यूचर की बात हो रही है तो हमने कहा ही विल टेल मी, से टू का टेल हो जाता है बच्चों, है ना। एक बार बड़े धीरज रख के 2-3 बार देखिएगा वीडियो, बहुत क्लियर होगा। तो ही विल टेल मी, फिर क्या लगाएंगे, दैट। अब देखो यहाँ पे क्या है, स्पीकर है, स्पीकर के पास पहुंच जाओ तो ही को उठा करके यहाँ रख देंगे तो ये रख दिया ही के संग क्या लगेगा, इज। नॉट योर, अब योर क्या है, योर लिसनर होता है, यू का रिलेटिव है, यू का पॉजिटिव केस है ना, ऐसे ऐसे पकड़ा करो, नॉमिनेटिव पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव, यू योर यू, तो इधर आ रहा है यो, ठीक है ना, योर इधर आ रहा है, ओके। अब ये है क्या, ये है लिसनर। इधर पर बेटा कौन है, ये स्पीकर है और ये लिसनर है। तो इस लिसनर को उठा के आपको रखना है कहाँ, यहाँ। लेकिन मी कहाँ आता है, आई माई मी, ये तो इधर आ रहा है। इधर क्या आता है, मी के पहले माई आता है, तो हमने क्या रख दिया बेटा, माई रख दिया। फिर क्या रख दिया, फ्रेंड रख दिया। फिर नाव का क्या कर दिया, देन कर दिया। तो ये बात अगर समझ में आई हो तो जल्दी से लिख दो, राधे राधे। आ रही है समझ में, आ रही है तो दिमाग में रखें, ओके। चलिए और बताएं, और समझें, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले पैटर्न की। तो रूल नंबर 2 हमें क्या बताना चाहता है ये समझिए।
रूल नंबर 2 हमें बताता है कि जिस अंग्रेजी वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट करते समय निम्न नियमों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है बेटा, सेट टू की जगह टोल्ड लिखना है। टू ना हो तो क्या लिख देंगे, सेट का सेट ही रहने देंगे। इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट लगाते हैं, है ना। टेंस एवं बदलने वाले शब्दों को बदल डालते हैं। वेरी गुड। मैंने कहा ही क्या है बेटा, स्पीकर। मी क्या है, लिसनर। एज ये पकड़ के चलना है। ओके, तो मैंने कहा आई वेंट टू स्कूल विद योर ब्रदर टुडे। अब चेंज क्या क्या होना है ये पकड़ लो। सबसे पहले इसको पकड़ो, ये क्या है, स्पीकर। ये क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। स्कूल स्कूल तो वैसे ही रहेगा। इसको पकड़ लो, ये कौन सा है, लिसनर। यू है ना, यू का कौन सा फॉर्म है, और जैसे इसके बाद देखो टाइम एक्सप्रेशन, ये बदलना है। इतनी चीजें हमें चेंज करनी है। तो हम कैसे चेंज करेंगे ये चीज समझिए। तो मैंने कहा कि ही, सेट टू का क्या कर देना है, टोल्ड, फिर क्या लिख देना है, मी। अब दोनों को जोड़ेंगे, दैट से। आई स्पीकर है, आई स्पीकर की जगह देखिए स्पीकर को रखना है, तो हमने उठा करके आई को यहाँ रख दिया, तो क्या बन गया, ही। वर्ब का सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट। जब भी आपको पास्ट पास्ट सुनाई दे तो आपको गिनती गिनना चालू करना है, 1 2 3 4। जैसे लखन वाले उसमें मूवी में नहीं करता था वो, माय नेम इज लखन, है ना। 1 2 का 4, 4 2 का 1, राइट। तो ये चीज आपको क्लियर करनी है। कैसे करेंगे क्लियर, ये चीज समझिए। आपको दिमाग में रखना है कि ही हैड गॉन टू स्कूल विद माय ब्रदर। तो हैड लग गया, कैसे लग गया, तो हमने अभी पढ़ा था 1 का 3, 2 का 4, माता जी की जय जयकार, पढ़ा था ना। ये चीज आपको माइंड में रखनी है। तो हमें एक मिला मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो हमने उसे तीसरे में पटका। तीसरा कौन सा होता है, परफेक्ट होता है, तो हेड लग गया देखो। तो ही हैड गॉन टू स्कूल विद। अब देखो हमने यहाँ पकड़ा था कि ये लिसनर का पॉजेसिव केस है, ठीक है ना। तो हम फिर से दिमाग में रखेंगे यू, योर। यू किस जगह पे रखना है हमें, इस जगह पे। किसको रखना है, लिसनर को रखना है। लिसनर क्या है, मी है, मी, है ना। तो आई, माई, मी तो यहाँ आ रहा है, तो यहाँ क्या आया, आई का, माई। माई ब्रदर, टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट। ये बात याद रखना है। ओके, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि दे सेड वी आर गोइंग नाउ। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा सब। तो हमने कहा ही दे सेड, तो दे सेड का सेड ही रहता है, आपको पता है। टू वाला बदलता है, बिना टू वाला नहीं बदलता। फिर क्या लगा देंगे बेटा, दैट लगा देंगे। वी देखो वी आ गया, वी में याद रखना ये प्लूरल होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। ये बात पकड़े रहना। वी कौन सा होता है, ये स्पीकर होता है भैया। स्पीकर होता है, तो यहाँ पे स्पीकर कौन है, यहाँ पर स्पीकर दे है, तो दे को उठा के इधर पर रख दो। तो हमने क्या लिख दिया, दे। इज एम आर चेंज टू वॉज वर, प्रेजेंट चेंज टू पास्ट, वर्ब लगा दिया, ठीक है। गोइंग नाउ का क्या कर दिया, देन, है ना। तो दे सेड दैट दे वर गोइंग देन। इतनी बात अगर समझ में आई हो तो मजा आ रहा हो पढ़ने में तो बताओ भैया। तो मैं और भी अच्छे अच्छे सेशंस आपके लिए लेकर आऊंगा। सब लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाएं और शानदार सा कमेंट लिखते जाएं, ठीक है। हाँ चलो, रूल नंबर 3 में आ जाते हैं बेटा। रूल नंबर 3 की हम बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, जिस अंग्रेजी वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ इज एम आर वॉज वर। अब हम समझ गए कि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं सेंटेंस, इसका मतलब ये यस नो क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखना है, सेड को हटाकर उसकी जगह क्या लिखना है, आज। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आस्क बोलते हैं। तो सेड की जगह, सेड की जगह आस्क लिख दो। इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर इफ या वेदर का यूज करो, ठीक है। दो में से कोई एक लगा दो, जैसे दैट लगा रहे थे उसकी जगह पे लगाना है। इंटरोगेटिव वाक्य को असर्टिव वाक्य में बदलकर टेंस एवं बदलने वाले शब्दों को बदलते हैं। देखो एक अच्छी बात बता दूं मैं, कोई भी कैसा भी सेंटेंस हो, कोई भी कैसा भी सेंटेंस हो, अगर वो सेंटेंस इनडायरेक्ट में बदल रहे हो तो याद ये रखना है कि उस वो अफर्मेटिव वाले पैटर्न में ही चेंज होगा। मतलब आपको चेंज करने में सबसे पहले क्या पकड़ना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, ऐसे चेंज होगा इसी क्रम में। और कोई भी चिन्ह लगा हो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जब आएगा तो फुल स्टॉप के अलावा कुछ नहीं लगा पाओगे, याद रखना मेरी बात। ओके चलो,
तो हमें दिमाग में इंटरोगेटिव वाक्य को कैसे कर देते हैं हम, साधारण वाक्य मतलब असर्टिव सेंटेंस में हम चेंज करते थे और टेंस बदलते हैं जैसे बदलना है। अंत में प्रश्नवाचक की जगह फुल स्टॉप लगा देते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। मैंने कहा ही सेड, इधर पर स्पीकर कौन है, ही सेड एम आई आ फूल, क्लियर है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये सब्जेक्ट है और जो कि स्पीकर है। देखो बेटा, ही आस्क्ड, प्रश्न है, पूछा है, आस्क्ड है, तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट को पकड़ो। सब्जेक्ट क्या है, स्पीकर, तो स्पीकर को पकड़ के यहाँ रख दो, तो हमने क्या रख दिया, ही। इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इफ लगा दिया, वेदर लगा दो, तो ही आस्क्ड इफ ही, अब इज एम आर चेंज टू वॉज अ फूल, ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो ये ऐसे चेंज हो गया। अब देखो, शी सेड टू मी, तो शी आस्क्ड मी, ओके, यहाँ पर स्पीकर भी है और लिसनर भी। इन्वर्टेड कॉमा हटा के लगा दिया वेदर, चाहो तो इफ भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यू क्या होता है बेटा, लिसनर होता है। ओके, तो यू देखो कौन सा केस है, जल्दी बताओ कौन सा केस है, ये नॉमिनेटिव केस है, तो हमें लिसनर यहाँ से पकड़ के और नॉमिनेटिव केस रखना पड़ेगा लिसनर का। तो लिसनर का नॉमिनेटिव केस क्या है, मी का। मी कहाँ से चालू होता, आई माई मी, सबसे पहला है आई, तो हम क्या रख देंगे, आई। ओके, कैन का बेटा क्या कर देना है, कोड मैंने बताया था, मे का माई, कैन का कोड दिल सेल का वुड। ओके, डू, अब दिस का क्या चेंज हो जाएगा, दैट वर्ड, और फुल स्टॉप लग जाएगा। तो शी आस्क्ड मी वेदर आई कुड डू दैट वर्क, तो ये आपका चेंज हुआ इंटरोगेटिव में यस नो क्वेश्चन। ओके, अगर समझ में आ रहा हो तो बताइएगा, नहीं समझ में आ रहा हो तो अपना डाउट पूछिएगा। अपन कोशिश करेंगे कि एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, है ना, जो है रिच एग्जाम्स है कुछ शानदार, तो उनके लिए और भी गजब की वीडियोस लेकर के आएंगे, है ना। ये तो बेसिक्स मान लीजिए चल रहा है, अभी एडवांस में ही पहुंचेंगे, मतलब एक हर हद तक पहुंचेंगे अपन। जो मेंस में आता है उस पैटर्न में भी पहुंचेंगे, प्री में आता है उसमें भी पहुंचेंगे, सब में पहुंचेंगे अपन। ठीक है, तो आप लोग केवल थोड़ा सा हौसला अफजाई करते